इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो भी इसमें टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, एंड जो फॉर्मूले हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें यूज़ करने के लिए, सो दैट हम इसको कम से कम टाइम में सॉल्व कर सके, वो मैं आपको बताऊंगी। फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सी डिनोट करता है एक यूनिट सर्कल जिसका इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पे। तो हमें जो डोमेन दिया हुआ है दैट इज़ मोड जी इज इक्वल्स टू 1। देन इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वेयर द इंटीग्रल इज टेकन एंटी क्लॉकवाइज अलोंग सी। जो हम लाइक अगर ये सी है तो डायरेक्शन हमें दी हुई है एंटी क्लॉकवाइज, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी ये हमें बताना है। तो ये जो डायरेक्शन की बात है इसको हम समझ लेते हैं कि अभी हमसे बोला गया है एंटी क्लॉकवाइज। अगर टर्म यूज़ हो रही है एंटी क्लॉकवाइज तो ये डायरेक्शन कंसिडर की जाती है हमारा पॉजिटिव ओरिएंटेड डायरेक्शन। इसका रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम देखेंगे। तो अगर या तो वो एंटी क्लॉकवाइज वर्ड यूज़ कर रहा है, या फिर वो पॉजिटिव ओरिएंटेड वर्ड यूज़ कर रहा है, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज वर्ड यूज़ हो रहा है, और या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन वर्ड यूज़ हो रहा है, ये चारों ही एक ही बात है। मतलब इन चारों में से कोई भी वर्ड यूज़ हो, ये पॉजिटिव ओरिएंटेशन की बात हो रही है। वेयर एज अगर क्लॉकवाइज वर्ड यूज़ हो रहा है या फिर नेगेटिव ओरिएंटेड वर्ड यूज़ हो रहा है, तो इन दोनों का मतलब एक है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन की वो बात कर रहा है। देन जो फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं, आप सिंपली ये याद रख सकते हो कि दो तरह के इंटीग्रल का फॉर्मूला हमने शॉर्टकट में याद किया हुआ है। 1/z-a⁻n, सेकेंड इज z-a⁻n। अगर आप इन दोनों इंटीग्रल्स को ध्यान से देखो तो एक जो फॉर्म है वो एज इट इज z-a⁻n, और दूसरी जो फॉर्म है वो उसके डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल करके लिखी गई है। तो इन दोनों के केसेस में जो आंसर हमें मिलता है वो काफ़ी इजी है याद रखने के लिए, हमें बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप इसको सॉल्व करके देखना चाहते हो कि ये वैल्यूज़ आई किस तरीके से हैं, तो कोशी इंटीग्रल का यूज़ करके आप इनको सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं पता लग रहा है फिर भी, तो मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में। लिंक सबका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितनी भी रेसिड्यूज से रिलेटेड वीडियोज़ अब तक अपलोड हुई हैं उस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। इवन ये जो मैं आपको बता रही हूँ इजी वे, ये भी उसका प्रूफ भी वहाँ पर अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पर जो ये ए पॉइंट की बात हो रही है, दो ही केसेस होते हैं। या तो ये जो ए पॉइंट है वो डोमेन में बिलोंग कर रहा है, या तो वो डोमेन में बिलोंग नहीं करेगा। तो जो पहले फॉर्मूले की मैं बात कर रही हूँ 1/z-a⁻n, उसमें हमारे पास दो केसेस ऐसे बन जाते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 हो या 1 से ग्रेटर हो तो क्या होगा, एंड अगर 2 या 2 से ग्रेटर है तो क्या वैल्यू होगी, इन केस ऑफ अगर ये जो पॉइंट है वो डोमेन में बिलोंग कर रहा है। तो n की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर होने पर स्ट्रेट अवे इस इंटीग्रल का आंसर हमें 0 मिलता है, और 1 मिलने पर इसका आंसर होता है 2πi। जस्ट इन केस अगर ये पॉइंट डोमेन में बिलोंग नहीं कर रहा, ये इसी का पार्ट है, जो फर्स्ट वाली की मैं बात करूँ इसी का पार्ट है, तो इसका आंसर 0 होता है। चाहे n की वैल्यू 1 हो, 1 से ग्रेटर हो, कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। जो सेकंड फॉर्मूला है उसमें हर एक केस में आंसर हमें 0 ही मिलेगा, चाहे ये पॉइंट डोमेन में बिलोंग कर रहा हो, चाहे ये पॉइंट डोमेन में बिलोंग ना कर रहा हो, n की वैल्यू कुछ भी हो, आंसर हमें 0 ही मिलेगा। एक शॉर्ट तरीका, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, आप दोनों ही फॉर्म्स को देखो, जो हमें आंसर मिल रहा है वो 0 ही है सारे केसेस में। एक्सक्लूडिंग दिस केस, इसकी मैं बात नहीं कर रही, बाकी आप देखो चाहे पॉइंट बिलोंग करे चाहे पॉइंट ना बिलोंग करे, सारे ही केसेस में आंसर हमें 0 मिलेगा। अगर फॉर्म कुछ इस तरह की है, ये जो ए पॉइंट है ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई भी आपको पॉइंट दिया हो सकता है, बट आंसर हर केस में हमें 0 मिल रहा है।
बस आप ये n इज इक्वल्स टू 1 वाला केस याद रखो कि अगर n की वैल्यू 1 है, मतलब इस तरीके से इंटीग्रल 1/z -a⁻1 है और यहाँ पर डोमेन में बिलोंग कर रहा है, तो आंसर 2πi होता है, चाहे पॉइंट कुछ भी हो। बस आप ये वाला केस याद रख लो। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में 1/2πi इंटीग्रल 1+z+z² और इसके पूरे मोड का फिर से स्क्वायर हो रखा है। तो अगर हमें ये पता है कि अगर मोड z का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें मिलता है z और उसका कॉन्जुगेट वैल्यू मिलती है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही फॉर्म है कि पूरा मोड है और उसका स्क्वायर कर रखा है, तो हम इस पूरी फॉर्म को एक बार लिख दें यहाँ पर, और जो उसकी दूसरी वाली फॉर्म लें उसका पूरा हम कॉन्जुगेट ले लें। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। दूसरी चीज़, उसने जो डोमेन हमें दिया है दैट इज़ मोड z इज इक्वल्स टू 1। अगर इसका ये जो डोमेन हमें मिला है इसमें अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ दोनों साइड, तो ये हो जाएगा मोड z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देन अगेन हम मोड इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, z का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है कि z की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/z का कॉन्जुगेट, जो कि आगे हम इंटीग्रल जो हमें मिलेगा उसमें हम इस वैल्यू को चेंज कर देंगे, z की जगह पे 1/z बार कर देंगे। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल इज 1/2πi, देन इंटीग्रल 1+z+z का स्क्वायर, और ये तो इसको एज इट इज लिख ले रही हूँ पहले मैं, 1+z+z² और इसका कॉन्जुगेट, इस पूरे का कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब जैसे हम ये सब सेम चल रहा है 1/2πi, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं इस कॉन्जुगेट की बात करूँ तो कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 एज इट इज़ रहेगा, z कब पे कॉन्जुगेट आ जाएगा प्लस z² इस पे कॉन्जुगेट आ जाएगा। जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो पहला हमें 1 × 1 प्लस z कॉन्जुगेट इसका स्क्वायर प्लस z और z कॉन्जुगेट, देन z का कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस z² z का क्यूब प्लस z टू दी पावर z² z का कॉन्जुगेट एंड लास्ट इज z² z के कॉन्जुगेट का भी स्क्वायर। ठीक है, लेट मी चेक वंस अगेन, ये मैं हटा रही हूँ, इसकी जगह हमने चेंज कर दिया है, इंटीग्रल हो जाएगा 1/2πi। सो 1 × 1 ये एज इट इज़ आ जाएगा, देन प्लस z बार z का कॉन्जुगेट स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल जो हमने पूरा ओपन कर दिया है dz। अब जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम z की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 1/z बार पुट कर सकते हैं, सो दैट अगर कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हो तो हम उसको कैंसिल करके लिख लें 1/2πi 1 प्लस फॉर्म कोशिश करते हैं कि एक ही फॉर्म में रहे, लाइक z रखना है तो z की फॉर्म में रहे, अदरवाइज कॉन्जुगेट की फॉर्म में रहे। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, बट अभी यहाँ पर एक ही फॉर्म में रखो बेसिकली। तो z कॉन्जुगेट को इसको एज इट इज रहने देते हैं प्लस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/z का कॉन्जुगेट, या फिर जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो z की फॉर्म में है, तो मैं आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली ऐसा कर देती हूँ सो दैट आपको फॉर्मूला आप इजीली अप्लाई कर सको, उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने यहाँ पे z कॉन्जुगेट को हटा के 1/z कर दिया है, ये हो जाएगा 1/z प्लस 1/z²। अब आप क्लियरली जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हो, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फॉर्म में सब सेम ही रख रही हूँ z में, देन z कॉन्जुगेट की जगह पे 1/z आ जाएगा, तो ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा, इसकी जगह पे लिख दिया मैंने 1 प्लस z 1/z का स्क्वायर प्लस z² प्लस z² 1/z प्लस z² और ये आ जाएगा z², 1/2πi 1
अगेन मैं सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ उसको, 1 प्लस 1/z प्लस z प्लस 1 प्लस 1/z, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, z प्लस में 1 और ये हो जाएगा dz। देखते हैं अगर कोई मिस्टेक होगी तो पता चल जाएगी जब आंसर आएगा, अदरवाइज केयरफुली इनको कैंसिल आउट करके यहाँ पर लिख दो। अब इसी फॉर्मूले पे आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया। फॉर्म कैसी थी, 1/z पावर n की। अब यहाँ पर a की जगह पर 0 है वो पॉइंट, तो ये फॉर्म कुछ इस तरीके से बन गई। a की वैल्यू यहाँ पर 0, और मैंने आपको बताया था कि पॉइंट कुछ भी हो सकता है, तो फॉर्म ऐसे बन गई z⁴n। अगर n की वैल्यू आपको 1 दिख रही है तो हम स्ट्रेट अवे लिख देंगे 2πi, एंड अगर ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 2 है, तो ये हम वैल्यू कर देंगे 0, ग्रेटर देन 2πi। पहले वाले फॉर्म में देखो वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 2πi। अभी मैं इसको रहने देती हूँ, जहाँ जहाँ 0 हो रहा है वो हम टर्म हटा देते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, 2 या 2 से ग्रेटर में 0 हो रहा है, तो ये वाली टर्म यहाँ से हट गई। देन जो दूसरी वाली फॉर्म यूज़ की थी हमने, उसमें हर एक केस में 0 था। वो फॉर्म कैसी थी, z−a⁴n। अगेन a की वैल्यू 0 है, तो ये फॉर्म कैसा हो जाएगा, z⁴n। अब चाहे वो पॉइंट बिलोंग कर रहा था या फिर नहीं कर रहा था, हमें तो इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए। दोनों ही केस में 0 था, चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो, ग्रेटर हो या फिर लेस हो। अगेन अब हम पुट करते हैं वैल्यू, जो ये z है उसी कॉन्सेप्ट से 0 हो गया, z² भी उसी कॉन्सेप्ट से 0 हो गया, ये वाला z भी उसी कॉन्सेप्ट से 0 हो गया। बस अब ये वैल्यूज़ बच गई, तो यहाँ पर जो 1 है उसको मैंने ऐड ऑन करके लिख देती हूँ। ये 1 2 और ये 3, यहाँ पर आ गया 3। 1 प्लस z, इसकी भी वैल्यू 2πi और इसकी भी वैल्यू 2πi है, तो यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। इन शॉर्ट हमें मिल गया 1/2πi इंटीग्रल 1 + 1 + 1 + 1/z एंड dz। नाउ वी नो कि जब हम इसका इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल अलग अलग हो जाएगा। जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे सॉल्व तो हमें 2πi मिल जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इस पे जब इंटीग्रल लगेगा 1/dz। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सिंपली, ये 0 कैसे हो जाएगा, 3 है, ये हो जाएगा dz। हमें पता है कि अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम एक ऐसे फंक्शन का जो एनालिटिक फंक्शन है ओवर अ क्लोज्ड कर्व, तो स्ट्रेट अवे इसका जो इंटीग्रल होगा वो 0 हो जाएगा बाय कोशी थ्योरम। अगर हम एनालिटिक फंक्शन का ओवर अ क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो ये पोर्शन 0 हो गया। यहाँ से हमें इसका इंटीग्रल मिल गया 2πi प्लस 2πi विच इज़ 4πi। इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद और इधर चल रहा था 2πi। इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे और हमें मिल जाएगा वैल्यू इसका 2। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, 0 1 2 3, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया।